उत्तर प्रदेश की समस्त सम्मानित जनता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं शुभेच्छाएं। मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस समय हम विधानसभा चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं। 6 चरणों के चुनाव हम पार कर चुके हैं तथा अंतिम चरण का चुनाव शेष है। मित्रों, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि सन 2014 और सन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अचानक से देश और प्रदेश की सत्ता में आना, इन विपक्षी पार्टियों को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब इतना अचानक हो जाएगा। मित्रों, वरना ये उसी समय अपनी सारी ताकत झोंक देते भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी को रोकने के लिए, क्योंकि इन्हें अब इस बात का पूरा भरोसा हो गया है कि जब तक ये दोनों देश और प्रदेश की सत्ता पे काबिज रहेंगे तब तक इनके जो काले मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। देश के अंदर बैठे गद्दार और देश के बाहर बैठे उनके यार इस बात को कतई पचा नहीं पा रहे हैं कि वो भारत को लूट और खसोट नहीं सकते। उन्हें पता है कि भारत को लूटने और खसोटने के लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और इन दो महानुभावों को रोकना पड़ेगा। मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ दिन पहले एक विदेश के उद्योगपति ने ऐलान किया था कि वो भारत में उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी को रोकने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए 77,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कोई इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करेगा? उसके पीछे क्या लाभ है? मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यही देश के अंदर बैठे गद्दार और बाहर बैठे उनके यार अब तक पूरे देश को और प्रदेश को लूट खसोट के अपनी झोलियां भर रहे थे। देश के अंदर सारे संसाधन मौजूद होने के पश्चात भी 60 सालों से हमको गरीब, अशिक्षित, असंगठित जातियों में बांट करके इसलिए रखा गया क्योंकि जिस एक पार्टी ने हम पर लगभग 60 सालों से राज किया उसे ये खूब अच्छी तरह पता है कि जनता जब अभावग्रस्त रहेगी, गरीब रहेगी, अशिक्षित रहेगी, असंगठित और जातियों में बटी रहेगी, तब हमारे बच्चे जो आजकल की ये पार्टियां हैं ये इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। इनका रूप रंग अलग है पर इनका उद्देश्य वही है। मित्रों, हमें इस बात को समझना होगा कि ये पार्टियां आज भी भारत की जनता को मूर्ख समझती हैं। इनके बयानों से ये साबित होता है कि आज भी हमको अशिक्षित और मूर्ख समझती हैं। ये सोचती हैं कि जब हमारे बच्चे देश को लूटने खसोटने के लिए फ्री की रेवड़ियाँ बांटने निकलेंगे तो जनता, अभावग्रस्त जनता इनकी बातों में आ जाएगी और ये कुछ हद तक हो भी रहा है। परंतु आपसे निवेदन है कि कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, आप एक बार हिम्मत कीजिए। इन सारे विरोधियों को, सारी विपक्षी पार्टियों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में लाइए, क्योंकि जाने अनजाने किसी भी कारणवश अगर हमसे इस बार गलती हो गई तो फिर हमको संभलने का मौका ये नहीं देने वाले, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना, किसी भी तरह से कुर्सी हासिल करना। उत्तर प्रदेश में इतना विकास होने के बावजूद इस चुनाव में विकास के मुद्दे को इस तरह से दबा दिया गया कि जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ किया ही न गया हो। जबकि सच्चाई ये है जो नंगी आंखों से दिखती है कि उत्तर प्रदेश इन 5 सालों में अभूतपूर्व विकास किया है, परंतु सत्ता के लोभी, सत्ता के लालची कोरोना काल में इन पार्टियों के नेता जो आज
इत्र की सुगंध अपने मित्रों द्वारा फैला रहे हैं। किसी गरीब को एक मास्क और एक सैनिटाइजर देते हुए दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि वैक्सीन पर भी अफवाहें फैलाई गई। देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खेल किया गया। मित्रों, आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि जो लोग सारे विकास के मुद्दों को छोड़ करके हमको आपको अज्ञात भय से डराने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मैं 2012 से 2017 के बीच इस पार्टी ने संविधान की किस तरह से रक्षा की थी, उसके कुछ बिंदु आपको बताना चाहूँगा। SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म किया गया। प्रोन्नति में आरक्षण बिल को फाड़ा गया, वो भी सदन में। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म किया गया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ किया गया। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही किया गया। भीम नगर का नाम बदलकर संभल किया गया। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज किया गया। मान्यवर काशीराम कृषि विश्वविद्यालय बादा का नाम बदलकर एक मौलाना के नाम पर रखा गया। हाई कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति को रोकने का काम किया गया। अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों की 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति को खत्म करने का काम किया गया। मान्यवर काशीराम अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने का कार्य किया गया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को रद्द किया गया। SC/ST की भूमि खरीद को लेकर नया संशोधन लाया गया, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी ज़मीन खरीद सके, जिससे कि इन कमज़ोर वर्गों की ज़मीन को हथियाने का एक नया तरीका मिले। OBC की 17 जातियों को बिना SC का कोटा बढ़ाए SC में शामिल करने की कई बार असफल कोशिश की गई। विश्व बैंक सर्व शिक्षा अभियान का पैसा जो प्राइमरी जूनियर के 2 करोड़ गरीबों दलितों के बच्चों को 300 से 450 रुपये कापी पेंसिल के लिए वजीफ़ा मिलता था, उन पैसों को सपा ने अपने चहेते लोगों को समाजवादी पेंशन बनाकर देने का कार्य किया। यानी बच्चों की शिक्षा में भी खिलवाड़ किया गया। विचार किया जाए कि 2012 से 2017 के बीच पूर्व प्राथमिक बेसिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उन्हें बर्बाद किया गया। 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी समर्थकों द्वारा दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी के साथ अभद्रता, कपड़े फाड़ने का तथा उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। मित्रों, क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए इन पार्टियों ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। आज वही लोग राम मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं और राम मंदिर के निर्माण को बहुत तेजी से करने की बात कर रहे हैं। क्या आपको इनकी बातें समझ में नहीं आती कि क्या अब भी ये हमें मूर्ख समझ रहे हैं? इनके बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये अपने आप को बहुत ही चालाक और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है जनता अभावग्रस्त है। अगर इस समय उसे फ्री की रेवड़ियाँ मिले तो हमारी बातों में आ जाएंगी। इसीलिए ये अपने चुनावी वादों में असंभव से लगने वाले कार्य को भी घोषणा में शामिल किया है। मित्रों, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पास बहुत बड़े बड़े कार्य अभी रिक्त हैं। देश की जो जड़ बीमारी की जड़ है, उस पर काम करना बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास समय बहुत कम है और कार्य बहुत ज़्यादा है।
उनकी 70 साल की बीमारी उनकी उम्र पर भारी पड़ेगी। उसे ठीक करना 2-4 साल का काम नहीं, बहुत समय उसमें लगेगा और निरंतर उस पर कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किसी एक पार्टी को, जो हमारे लिए हित सोच रही है, हमारे लिए जी रही है, हमारे लिए लड़ रही है, हमारे लिए सब कुछ त्याग कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे साथ की ज़रूरत है। हमें उनका साथ देना चाहिए। मित्रों, हमारे कुछ समस्याएं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी की नज़र गई, जैसे कि हमारे प्रदेश में छुट्टा आवारा पशु की समस्याएं। मोदी जी ने घोषणा की है 10 मार्च के बाद इस समस्या को गंभीरता से समाप्त किया जाएगा। मित्रों, हमारी कुछ समस्याएं जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा रोग बन चुकी हैं, जैसे कि हमारे आपस के ज़मीनी विवाद, जिस पर मोदी जी की नज़र गई। उन्होंने इस विवाद को निपटारे के लिए घरौंदी योजना चालू की है, जो अभी चल रही है, जिसके तहत हमारी जो ज़मीनें हैं, आबादी की ज़मीनें जो किसी के नाम से नहीं होती, वो नाम से की जाएंगी। उसका एक कार्ड मिलेगा तथा उससे हमारी हैसियत साबित होगी और उस कार्ड से हमको बैंक से सस्ते ब्याज दरों पर लोन भी प्राप्त होगा। हमारी कई तरह की समस्याएं ये योजना समाप्त करने जा रही है। मित्रों, क्या आपको सोचने में ये अजीब नहीं लगता कि आज भारत की राजनीतिक दशा इस तरह से बदल गई है कि सारी पार्टियां जो कभी आपस में लड़ती थी, एक दूसरे को उलाहने देती थी, तरह तरह के संगीन आरोप लगाती थी, आज वो सब चुप हैं, सब एक हो गए हैं। सिर्फ उनके सामने सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी तरह से योगी और मोदी को रोकिए। ये बात हमको समझने के लिए काफ़ी है कि योगी और मोदी देश को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। जो पार्टियां कभी आपस में लड़ा करती, वो सब मोदी और योगी को रोकने के लिए एक हो गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी और योगी को अगर रोक लिया जाएगा तो हम फिर आपस में बांट के लूट खा सकते हैं। मित्रों, हमें इस बात को समझना होगा। भले ही कितना कष्ट मिले, कितना ही दुख मिले, कितना ही तकलीफ़ मिले, लेकिन हमको इसी रास्ते से आगे हमारी मंजिल मिलेगी। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिताजी का स्वर्गवास हुआ। उन्होंने पुत्र धर्म का बलिदान कर दिया राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए। तो एक दिन भी जनता को कोरोना के काल के गाल में समाने के लिए छोड़ के नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक दिन की कड़ी अगर टूट जाती तो फिर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता। उन्होंने पुत्र धर्म को छोड़ दिया और राष्ट्र धर्म को निभाने का वचन लिया। मित्रों, क्या आप जानते हैं कितना बड़ा कर्ज होता है? ये कर्ज शायद वो इस जन्म में क्या किसी जन्म में ना उतार पाए। उन्होंने इस कर्ज को अपने कर्म में जोड़ लिया, सिर्फ राष्ट्र के लिए। हम अगर आज उनको रोकने के लिए उनके विरोधियों का अगर साथ देते हैं तो फिर हमारा साथ कभी कौन देगा? ये विरोधी तो बहुत पहले से हमको लूटते चले आए हैं। इनको हमारी तकलीफ़ों से कोई सरोकार नहीं, इनको अपने आयश से मतलब है। ये जब भी मौका पाएंगे हमको लूटेंगे, हमको बहकाएंगे। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इन विरोधियों की चालों से सावधान रहें तथा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में उनके साथ खड़े हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की तस्वीर को बदलने के लिए, भारत की तकदीर को बदल देने के लिए 3 कृषि कानून लाए, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये
कि जिन 20% आढ़तियों, दलालों, किसानों को चूसने वाले, उन लोग को अपना नुकसान समझ में आ गया, लेकिन 80% जो छोटे किसान हैं, जिनके लिए ये कृषि कानून वरदान साबित होते, वो नहीं समझ पाए। 20% लोग जो हमको हमेशा लूटे, विदेशों से फंडिंग लिए, भारत विरोधी पार्टियों ने उन्हें फंडिंग किया, इसलिए कि अगर ये कानून अगर लागू हो जाते तो भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाती और इनकी 60 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। हम नहीं समझ पाए और मोदी जी को भारी मन से तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। ये हमारे लिए उस दिन काला दिन था। कोई अब हिम्मत नहीं करेगा कि हमारे कृषि कानूनों में सुधार किया जाए। मित्रों, बहुत सारी वजहें हैं भारतीय जनता पार्टी को अपना सब कुछ देने के लिए। कोई एक वजह ऐसी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। आपसे विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है कि अंतिम चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमूल्य मत देकर स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। ईश्वर आपको बल एवं सद्बुद्धि प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद।